हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम करने वाले हैं एड्यूटेरिया के एनसीईआरटी फाउंडेशन के जो टेस्ट सीरीज़ हैं। 17 टेस्ट टोटल है इसमें से टेस्ट नंबर 2 हम करने वाले हैं, जिसमें आपके कवर कर रखे हैं कौन कौन से टॉपिक। तो हम यहाँ देखेंगे, इसमें कवर है एनसीईआरटी से 80 क्वेश्चन बने हैं, जिसमें क्लास 8 के सभी चैप्टर और क्लास 9 का जो सेक्शन 1 है उससे क्वेश्चन बनाए गए हैं। और करंट अफेयर के सेक्शन में 8 से 14 जनवरी के बीच का करंट अफेयर है। टेस्ट 1 में 1 से 7 जनवरी के बीच का करंट अफेयर था, जिसे हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हम देखेंगे भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला कथन दिया गया है कि भारतीय इतिहासकारों को आमतौर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भाग में बांटकर देखा गया है। तो ये सही है, 3 पार्ट में है। इतिहास को इन खंडों में बांटने का यह समझ पश्चिम से आई, तो ये भी सही है। तो हमारा दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों। आगे हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। तो आधुनिक समाज की विशेषताओं में सम्मिलित है स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र। सामंती व्यवस्था आधुनिक समाज के लोगों में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो हमारा सही क्या होगा, 1 2 4, 1 2 4 विकल्प डी में है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम किसे सौंपा था। तो किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम किसे सौंपा था। तो जेम्स रेनेले जो थे, जेम्स रेनेले, विकल्प ए, जेम्स रेनेले को रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। आगे हम देखेंगे 1929 में आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 1929 के दौरान जो आर्थिक महामंदी आई थी उसके संबंध में हम निम्नलिखित कथनों को देखेंगे। तो सबसे पहला कथन हमारा हो जाएगा कि अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। तो ये कथन हमारा सही है। दूसरा है, अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो ये भी सही हो जाएगा। तो विकल्प ए और 1 और 2 दोनों सही है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। तो दिल्ली में जो पुलिस हड़ताल हुआ था, दिल्ली में पुलिस हड़ताल हुआ था, उसका मुख्य कारण था कि कम वेतन और खराब भोजन। तो ए और बी दोनों सही है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। तो बहादुर शाह जफर के बेटे को कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार किया था। किसने गिरफ्तार किया था, कैप्टन हडसन ने। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में हम निम्नलिखित कथनों को देखेंगे कि वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। तो ये सही है। दूसरा है कि वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। तो ये भी कथन सही है। तो इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दे रखा है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। तो बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला और कंपनी के मध्य जो टकराव का मुख्य कारण था वो क्या था, फरमान का दुरुपयोग। क्या था दोस्तों, फरमान का दुरुपयोग। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला कथन दे रखा है कि 17वीं शताब्दी 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब नहीं बना था, बल्कि अलीवर्दी खां, किसकी मृत्यु के बाद, अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद ये बंगाल का नवाब बना। तो ये गलत हो जाएगा पहला कथन। दूसरा क्या है कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। ये सही है। सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किया। तो ये भी सही है। तो 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे हमारा सही उत्तर क्या हो रहा है, सही उत्तर हो रहा है सी, 2 और 3 केवल। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि सिराजुद्दौला को के हार का प्रमुख कारण क्या था। तो सिराजुद्दौला के हार का प्रमुख कारण था कि उसका जो सेनापति मीर जाफर था उसने उसे धोखा दे दिया था, अर्थात विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो प्लासी के युद्ध के संबंध पश्चात जो उत्पन्न परिस्थितियां हुई थी उसमें कौन कौन सा है। पहला है कि कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। तो ये कथन जो है हमारा सही हो जाएगा कि कंपनी ने
प्रशासन नहीं संभाला, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य तब क्या था, व्यापार करना था। दूसरा कथन हमारा हो जाएगा, दूसरा कथन है हमारा, पहला सही है, दूसरा है सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। तो हाँ, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो ये दोनों कथन हमारे सही है। यहाँ पे हमसे पूछा गया असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य, सॉरी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला कथन तो हमारा सही है, बट दूसरे कथन में यहाँ पे मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब नहीं बना था, यहाँ पे मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। असत्य कथन पूछा गया है तो बी क्या है, असत्य है। तो अतः बी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे कि वर्ष 1764 में बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के समय, हम देख लेंगे कि, एक मिनट, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन क्या है कि बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई थी। तो बक्सर की लड़ाई किनके बीच हुई थी, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच। तो ये कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा, केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच नहीं हुई थी बक्सर की लड़ाई, बल्कि इसमें बंगाल के अवध के नवाब थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे और मीर कासिम, ये तीनों थे। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने बंगाल को, कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी दे दिए। तो इसमें जो बंगाल के प्रांत को दीवान घोषित किया। इसमें हम देखेंगे कि मुगल सम्राट जो थे उन्होंने केवल दीवानी का अधिकार दिया था, संभाली थी, परंतु फौजदारी जो था वो नवाब के पास था। तो इस प्रकार ये भी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, हम देखेंगे डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दे रखा है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपने स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, ये सही है। दूसरा है सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, तो वो ये भी सही है, कंपनी को सुरक्षा देते थे रियासत। तीसरा कथन है कि सुरक्षा से निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी, तो ये भी सही है। तो तीनों कथन हमारा सही है। तो हमें देखना है कि सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों। आगे हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई। तो हैदर अली की जो मृत्यु है वह हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाए। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन से कदम उठाए थे। तो इसमें हम देखेंगे कि 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगा दिया था। तो इसमें हम देखेंगे कि 1786 में इसमें दे रखा है। तो टीपू सुल्तान ने जो है 1786 में नहीं बल्कि 1785 के दौरान ये कार्य किया था, 1785 के दौरान। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला कथन हमारा क्या है, ये कथन गलत है। उसके बाद है उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया, ये सही है। तो 2, 3 सही है, पहला गलत है। तो इस प्रकार हम देखेंगे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है बोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, ये भी सही है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई, ये भी कथन सही है। तो तीनों हमारे सही हैं। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। आगे हम देखेंगे सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी। तो सर्वोच्चता की जो नीति थी वह आरंभ की गई थी लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग दोनों दे रखा है, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो सर्वोच्चता की नीति थी, सर्वोच्चता की नीति, ये लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा आरंभ की गई थी। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो हम देखेंगे हमारा पहला कथन क्या हो जाएगा। पहला कथन हो जाएगा कि रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, तो ये एकदम सही है।
रानी चेन्नम्मा का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से है, तो पहला कथन सही है, ये कर्नाटक से संबंधित थी। दूसरा है रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के करने वाली पहली शासिका थी। तो जो रानी चेन्नम्मा है वो अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक नहीं, चूंकि इन्होंने क्या है कि हथियार वगैरह उठा लिए थे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए, तो ये अहिंसक आंदोलन नहीं माना जाएगा, एक तरीके से हिंसक आंदोलन था, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा है कि 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में उन्हें जेल में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कथन जो है हमारा सही है कि उन्हें 24 में गिरफ्तार किया गया, 29 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। तो 1 और 3 हमारा सही है, दूसरा गलत है, तो हम सही उत्तर देखेंगे कि केवल 1 और 3 विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में हमारा दे रखा है कि कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो कंपनी ने सिंध पर कब्जा किया था 1843 में, मतलब 1843 में। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सहायक संधि दे रखा है, एक तरफ रियासतें हैं, दूसरी तरफ वर्ष हैं। कौन सी रियासतों ने कब सहायक संधि एक्सेप्ट की? तो हम देखेंगे कि सतारा जो है, सतारा ने 1848 में। उसके बाद हम देखेंगे संभलपुर है, ये संभलपुर ने एक्सेप्ट किया था 1850 में। फिर उदयपुर, उदयपुर का टाइम पीरियड था 1852। फिर नागपुर का टाइम पीरियड था 1853। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ए का बी, 2 का ए, तो बी ए डी सी। हम देखेंगे बी ए डी सी किस में है, तो बी ए डी सी हम देखेंगे, बी ए डी सी हमारा विकल्प डी में है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो अवध के अधिकरण के संबंध में कौन कौन से कथन दे रखे हैं? पहला कथन है कि अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिकरण किया। दूसरा है कि अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई। तो ये दोनों कथन हमारे सही हैं। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया, ये कथन गलत हो जाएगा। हम देखेंगे कि 1 2 हमारा सही है, तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प हमारा सही हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों हमारा सही उत्तर है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो पहला क्या है कि हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी और दीवानी अदालत है, पहला कथन है हमारा, तो ये हमारा सही है। दूसरा कथन है कि दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, और जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य होते थे, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा है कि फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, तो यह सही है। इसमें दे रखा है कि यूरोपीय दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय कलेक्टर होते थे, तो ये दीवानी अदालतें भारतीय कानूनों के अनुसार चलती थी, ना कि यूरोपीय कानूनों के अनुसार, तो इसलिए दूसरा कथन हमारा गलत है। यहाँ पे यूरोपीय ना होकर के भारतीय होगा, ये भारतीय कानूनों के अनुसार चलती थी। तो इस प्रकार हमारा 1 और 3 सही उत्तर होगा। तो हम देखेंगे कि किस विकल्प में दे रखा है, तो विकल्प बी में हमारा दे रखा है 1 और 3 सही विकल्प हो जाएगा हमारा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड पर महाभियोग चलाया था? तो वारेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाने वाले कौन थे? तो एडमंड वर्क थे, तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। कौन था महाभियोग चलाने वाला वारेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में? तो वो थे एडमंड वर्क। 25 नंबर है कि जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों को। पहला है, अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ, तो ये तो सही है। दूसरा कथन हम देखेंगे कि अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई, ये भी सही है। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी तथा जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, तो ये भी सही हो जाएगा। तीनों कथन सही है। हम देखेंगे हमसे क्या पूछा गया, हमसे असत्य कथन पूछा गया है, तो इस प्रकार हमारा इनमें से कोई असत्य नहीं है, तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो रहा है, कोई भी नहीं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो महालवाड़ी व्यवस्था में निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करते हैं। तो अलेक्जेंडर रीड ने
इसे पहली बार लागू किया था, किसने लागू किया था? अ, अलेक्जेंडर रीड ने। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे अलेक्जेंडर रीड ने नहीं बल्कि हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने इसे लागू किया था। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है व्यवस्था महाल, जो कि गाँव का समूह होता था उससे की जाती थी, तो ये सही है। तीसरा है भू राजस्व की रकम निश्चित रूप में तय कर दी गई थी, जिसका चुकता करने की ज़िम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। तो हमारा ये भी कथन गलत है, तो पहला हमारा केवल 2 जो है, अर्थात ए, ऑप्शन ए केवल 2 सही है, बाकी दोनों गलत हैं, 1 और 3। तो इस प्रकार हमारा विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। 28 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है कि सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में हमारा यह पहला कथन सही है। दूसरा हम देखेंगे कि भू राजस्व वसूली व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारी से ना करके सीधे तौर पर रैयतों से किया जाता था। तो ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल में नील विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1859 में। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो इसमें कौन से आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे हम देखेंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। जो बैगा है वो पशुपालक नहीं होते थे ये लोग। बैगा जनजाति समूह जो मध्य भारत में रहते थे, और ये शिकारी और संग्राहक होते थे, ना कि पशुपालक। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 हम देखेंगे औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। तो हम देखेंगे कौन कौन से असर पड़े। आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई, और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो पहला कथन जो है वो हमारा सही नहीं है। दूसरा कथन हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हमारा कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। पहला है कि ये मालिकाना हक उन्हें कई जगह मिला था, लेकिन शासकीय शक्तियों ने इसे, अंग्रेजों ने इसे छीन लिया। सॉरी, यहाँ पे इन्हें आदिवासियों को जो है वो कई गांव मिले थे मालिकाना हक में, और शासकीय शक्तियाँ ने इन्हें छीन लिया। तो ये कथन सही हो जाएगा। और अंग्रेजों ने नियम बना करके उन्हें बाध्य कर दिया उनके नियम मानने के लिए, और घुमंती काश्तकारों को एक साथ रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। तो ये दोनों कथन हमारा सही है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करें। तो पहला देखेंगे कि कौन सा विद्रोह कब घटित हुआ। तो संथाल विद्रोह हम देखेंगे। संथाल विद्रोह 1855 में घटित हुआ। कोल विद्रोह 1831 में हुआ। वर्ली विद्रोह 1910 में हुआ, और बस्तर विद्रोह 1940 में हुआ। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, अर्थात विकल्प हमारा जो है ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। बिरसा मुंडा के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन देखेंगे हम, बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे, तो एक स्थान पर टिकर खेती करने, समूह में रहने वाले और मदिरा पान वाले युवाओं को दूर रहने की सलाह दिया था। तो कथन एक हमारा सही है। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता और दया पर जोर देते थे। तो ये भी कथन सही है। तो हमारा विकल्प सी जो है 1 और 2 दोनों सही है, सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो आखिरी मुगल बादशाह होंगे बहादुर शाह जफर, ये तय किया था किसने? ये तय किया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने तय किया था कि बहादुर शाह जफर जो हैं वो आखिरी मुगल बादशाह हैं। तो विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए। तो ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए थे, इसको हम देखेंगे कि पहला है 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन और संपत्ति जुटाने की छूट दे दी थी। तो पहला कथन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। तो 1 और 2 दोनों सही है हमारा, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम। 37 में दे रखा है कि मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे जो है बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो 34th रेजिमेंट जो था
बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री में उसके जो थे वो सिपाही थे। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र हम मिलान करेंगे। तो जो बागी थे और उनसे संबंधित, यहाँ पे क्षेत्र होगा, यहाँ पे वर्ष गलत लिखा गया है, यहाँ पे क्षेत्र होगा। आगे हम देखेंगे पहला हमारा क्या है कि नाना साहेब का कहाँ से हुआ था। तो नाना साहेब किस क्षेत्र से हम देखेंगे सबसे पहले, तो नाना साहेब कानपुर से थे। उसके बाद यहाँ पे है कि विरजिद्र कद्र विरजिस कद्र जो है वो कहाँ से थे, लखनऊ से थे। रानी अवंतीबाई लोधी कहाँ से थी, रानी अवंतीबाई लोधी थी राजगढ़ से। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, ये आप सभी को पता है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी ए का 2, बी का ए का 2, ए का बी, सॉरी ए का बी हमें देखना है, 2 का ए देखना है, और हमें सी का 3, डी का और 4 का डी देखना है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, विद्रोहियों के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हम देखेंगे कौन कौन से कथन है। पहला है कि बहादुर शाह जफर ने उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून एक जेल में भेज दिया गया, जहां उनकी 1861 में मृत्यु हो गई। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे इस कथन को कि बहादुर शाह ने अंतिम सांस 1861 में ना लेकर के इन्होंने कब लिया था, 1862 में लिया था। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कि 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तो रानी लक्ष्मीबाई 1858 में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तो ये कथन हमारा सही है। तीसरा कथन है हमारा, टाटा टोपे के मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते थे। तो ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा 2 एंड 3 सही है और पहला गलत है। तो हमारा विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित में से बदलाव किया था। क्या क्या बदलाव किए हम देखेंगे। पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए और एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। तो यह कथन सही है हमारा। आगे हम देखेंगे कि अगला कथन क्या है। अगला कथन है हमारा, डलहौजी, पहला कथन सही है। दूसरा है, डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। तो ये भी कथन सही है हमारा। उसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। ये भी कथन सही है। तो हमारे 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ। तो बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि मैकाले ने मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया था। तो मैकाले ने अधिनियम जो अंग्रेजी शिक्षा का पारित किया था 1835 में पारित किया था मैकाले ने इसे। तो इस प्रकार हमारा जो विकल्प बी है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है। 44 नंबर में हम देखेंगे कि 1854 में वुड्स डिस्पैच, कौन, वुड डिस्पैच जो है के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हमारा पहला कथन क्या हो जाएगा, वुड की नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया था। तो जो वुड की नीति थी उसमें यूरोपीय शिक्षा में से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान का तर्क दिया गया था। तो ये सही है। दूसरा है, वुड की नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों में सरकार का नियंत्रण किया जा सके। तो ये भी कथन हमारा सही है। अगला है हमारा अगला पॉइंट है तीसरा नंबर, इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक शिक्षा में भी बताया गया था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा तीनों कथन सही है। तो हम देखेंगे हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है, विकल्प डी है, 1, 2 और 3। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दे रखा है कि महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ
महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, इसमें दिया गया है। तो हमारा पहला कथन सही है। उसने उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी, तो ये भी सही है। तीसरा था कि उनके अनुसार पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है, ये भी कथन सही है। तो हमारा तीनों कथन सही हो जाएगा, हम देखेंगे। तो विकल्प हमारा डी जो है, डी है 1 2 3 4, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में दे रखा है कि टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार, अभी हम गांधी जी का देखें उधर, अब टैगोर का देखेंगे। टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, इसमें दे रखा है। तो ये हमारा कथन जो है वो सही हो जाएगा कि ये भी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे गांधी की तरह। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित की जा सकती है, तो ये भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, तो ये भी कथन सही है। तो हम देखेंगे कि हमारे तीनों कथन सही हैं, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि सती शब्द का क्या अर्थ होता था। सती शब्द का अर्थ होता था सदाचारी महिला। उसमें सती प्रथा प्रचलित था, ब्रिटिश काल में इसकी समाप्ति धीरे धीरे हुई। तो सदाचारी महिला होता था, सती का अर्थ होता था सदाचारी महिला, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में हम निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है हमारा, उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो राजा राम मोहन राय जो हैं उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कहाँ पे, कोलकाता में, तो हमारा पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा है कि राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के पक्षधर थे, तो ये भी सही है। तीसरा है कि राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून की मांग की थी, तो ये कथन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि राजा राम मोहन जो हैं वो उन्होंने विधवाओं की ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। और इसमें क्या दे रखा है कि उनके प्रयास में 1929 में ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो विधवाओं के विधवा विवाह के पक्ष में नहीं बल्कि इसके खिलाफ यहाँ पे पक्ष दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा 1 और 2 दोनों उत्तर सही है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 हम देखेंगे कि दे रखा है कि प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल की। तो प्राचीन ग्रंथों का जो हवाला देकर समाज सुधार शुरू किया वो किसने शुरू किया था, राजा राम मोहन राय ने। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि विधवा विवाह कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया। तो विधवा विवाह कानून जो है वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करना है हमें। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं इन्होंने कौन सा स्कूल खोला था। तो इन्होंने कोलकाता में किस क्षेत्र में स्कूल खोला लड़कियों के लिए। पहला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कोलकाता में इन्होंने खोला। उसके बाद ज्योतिबा राव फूले ने कहाँ खोला था, ज्योतिबा राव फूले ने महाराष्ट्र में खोला था। आर्य समाज द्वारा कहाँ पे खोला गया था, तो आर्य समाज द्वारा पंजाब में खोला गया था। और भोपाल की बेगम द्वारा अलीगढ़ में खोला गया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 51 का। तो 1 का बी, 2 का ए। तो 1 ए हम देखेंगे, 1 का बी 2 का ए किस में दे रखा है। तो इसमें हमारा हो जाएगा 1 का बी 2 का ए। और उसके बाद 3 का हमारा क्या था, 3 का हमारा था सी और 4 का डी था। तो हमारा विकल्प डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। पहला कथन क्या है कि ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष की तुलना नामक किताब की प्रकाशन किया, तो ये कथन हमारा सही है। दूसरा है, पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखा। तो ये कथन जो है ये हमारा गलत हो जाएगा, पंडिता रमाबाई ने नहीं। तो पंडिता रमाबाई ने
इसमें सभी जातियों, क्योंकि इसमें दे रखा है क्या, सभी जातियों का, सभी जातियों का नहीं, जो केवल उच्च वर्ग की जाति की महिलाएं थी उनके लिए एक हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखा था। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है 1929 में पारित किया गया। अगला देखेंगे, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली जो थी उसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो परमहंस मंडली का गठन हुआ था 1840 में, अर्थात विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाति सुधार आंदोलन के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की। तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने कहाँ की? पश्चिम भारत में की। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, घासीदास ने पश्चिम भारत में ना करके इसे कहाँ पे किया था? मध्य भारत में किया था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, मध्य भारत में किया, तो पहला गलत है। दूसरा है, पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर ने के मतुओ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। तो ये हमारा सही है कि पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, विकल्प ए हमारा गलत है। तो आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ओरू जाति, ओरू मतम ओरू देवम मनुष्यानु, मतलब मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है, यह किसका कथन था? तो यह कथन श्री नारायण गुरु का था। यह कथन किसने कहा था? श्री नारायण गुरु ने। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा। 57 में देखेंगे कि गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फूले ने की। और कब की थी ये पुस्तक की रचना? ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी 1873 में। तो 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फूले ने की थी 1873 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 में, मतलब 1867 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो आर्म्स एक्ट जो था भारत में वो किस वर्ष पारित हुआ? तो आर्म्स एक्ट पारित हुआ था 1878 में, मतलब 1878 में पारित हुआ था। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ पे इल्बर्ट बिल जो है उसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें उस पर विचार करके सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है कि 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। तो 1883 में सरकार ने इसे लागू करने का प्रयास किया था, यह कथन सही है। दूसरा है कि इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। तो ये जो है दूसरा कथन है वो हमारा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि विल्बर्ट विल जो है वो विल्बर्ट विल में प्रावधान किया गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमे चला सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका फिर बहुत विरोध हुआ और यहाँ पे ये अखबार से संबंधित नहीं था। तो दूसरा कथन हमारा गलत है, तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत है। आगे हम देखेंगे कांग्रेस की स्थापना जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला कथन है कि 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था। तो ये हमारा सही हो जाएगा पहला कथन कि 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। तो ये भी कथन हमारा सही है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम जो थे, एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार हमारा तीनों कथन सही हो जाएगा। तो हम देखेंगे सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी 1, 2 और 3। आगे देखेंगे स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो स्वराज की मांग करने वाले थे गर्मपंथियों ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों के खिलाफ बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? तो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे जो तर्क दिया था, उसने तर्क दिया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 1917 में घटित, क्वेश्चन नंबर 64 है, 1917 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? तो रूसी क्रांति से जो समाजवाद का विचार था इसने जन्म लिया, समाजवाद का विचार निकल कर संपूर्ण विश्व में फैल गया। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
65 क्या है? 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण थे। उनमें से कौन-कौन से कारण थे हम देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महँगाई में तेज़ी से बढ़ोतरी परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त हो गई। तो महँगाई में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई इस दौरान और इससे जनता त्रस्त हो गई, तो इसका हमारा पहला जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा है 1917 की रूस की क्रांति, ये इसने भी राष्ट्रीय आंदोलन की जनभागीदारी बढ़ाने में मदद की। और तीसरा हम देखेंगे कि गांधी जी का सत्याग्रह और अहिंसा, ये तो सबसे ज़्यादा योगदान किया इसने। तीसरे ने सत्याग्रह और अहिंसा ने जनभागीदारी बढ़ाने में। तो इस प्रकार 1, 2, 3 जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है। रॉलेट एक्ट के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हम देखेंगे पहला कथन क्या है कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने, पुरुष को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। तो पहला कथन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। दूसरा है रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहले अखिल भारतीय संघर्ष था। तो ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 67 दे रखा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में हम देखेंगे निम्न कथनों को। पहला कथन है हमारा कि ये खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों एक साथ जोड़ दिया गया। तो ये हमारा पहला कथन सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी, तो ये भी कथन सही है। इसने बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया और उपलब्धियां लौटाई गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो ये भी कथन सही है। तो 1, 2, 3 हमारा तीनों कथन सही है। तो हम देखेंगे कौन सा उत्तर हो जाएगा। विकल्प डी 1, 2 और 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंजाब में सिखों। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है। तो 68 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है कि पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अकाली आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। तो जो गुरुद्वारे में जो बैठे थे भ्रष्ट महंत, उनको हटाना था अंग्रेजों की सहायता से। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 में दे रखा है कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पूर्ण स्वराज से संबंधित जो निम्नलिखित कथन है उस पर हम विचार करेंगे। तो हम देखेंगे हमारा पहला कथन क्या है। तो पहला कथन है हमारा कि 1929 में पूर्ण स्वराज पहला कथन है कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया। तो पूर्ण स्वराज के संदर्भ में पहला कथन है कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह पारित किया गया। तो ये हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। ये 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज पारित किया गया था। और ये अधिवेशन कौन सा था, ये लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, उस समय किया गया था। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो 26 नवंबर 1930 को नहीं बल्कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये भी कथन गलत है और यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है संविधान लागू किया गया था। तो आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा। तो इसका उत्तर हम देख लेंगे कि कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है अगला क्वेश्चन हमारा। तो इसमें भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो हम पहला कथन देखेंगे कि भगत सिंह के संदर्भ में। तो भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली फिरोज शाह कोटला जो है, दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला जो है, इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। भगत सिंह ने नहीं की थी बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी इसकी स्थापना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम देखेंगे पहला कथन हमारा गलत। दूसरा है 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। तो ये कथन हमारा सही है। तीसरा कथन है हमारा कि 1929 में केंद्रीय विधान परिषद पे बम फेंका। ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार हम देखेंगे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। 2 एंड 3 सही उत्तर है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 2 एंड 3। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 में हम देखेंगे क्या दे रखा है कि डुलूथ और बुफालो पत्तन अवस्थित हैं। तो डुलूथ और बुफालो पत्तन कहाँ अवस्थित है इसको हमें देखना है। तो डुलूथ और बुफालो पत्तन जो हैं वो अवस्थित हैं
सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहती हूँ, गलती से पीडीएफ जो है वो ड्रैग हो गया था और आगे चला गया था ज्योग्राफी पे। तो हम देखेंगे कि हमारा 70 नंबर क्वेश्चन तक हम देख चुके थे। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में पहला कथन हमारा दे रखा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया। तो इसमें हम देखेंगे कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसने क्या किया कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया था। तो ये पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है 1937 में प्रांत विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में सरकारें बनी थी। तो कांग्रेस की 11 में से 7 प्रांतों में सरकारें बनी थी, ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर हम देखेंगे। 72 नंबर दे रखा है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए 1940 में एक प्रस्ताव पारित किया हुआ था। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। 73 नंबर देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला जो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कि वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मुस्लिम लीग द्वारा प्रारंभ किया गया था 16 अगस्त 1946 को। तो विकल्प बी जो है हमारा, सॉरी विकल्प बी नहीं, विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस शुरू किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 दे रखा है। 75 में क्या है, 75 में है कि मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसने क्या किया था, इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। तो ये कथन हमारा सही है। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति विभाजन की बात लिखी गई थी, ये भी कथन सही है। तो विकल्प सी हमारा, एक और दो दोनों सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है हमारा 1791 में संविधान 1791 में संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा गया। तो ये कथन हमारा जो है वो सही है। दूसरा है कि नेशनल असेंबली जो है उसने अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, तो ये भी कथन सही है, अप्रत्यक्ष रूप से उस समय चुनी जाती थी नेशनल असेंबली। अभी तीसरा कथन क्या है, तीसरा है कि 25 वर्ष की से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। तो सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था जो कम से कम 3 दिन मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। तो इसलिए ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक और दो। तो एक और दो किस में है, सी में है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि फ्रांस राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम मार्सिले था। फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम क्या था, मार्सिले था। दूसरा है यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। तो स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए ये राष्ट्रगान पहली बार गाया था। तो ये भी कथन सही है। तो एक और दो दोनों सही है। तो हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 में दे रखा है कि यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला कथन है कि हमारा समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, कथन सही है ये। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप था, ये भी कथन सही है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। अतः कथन हमारा 1 2 3 तीनों सही है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 में दे रखा है कि खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह घटना जो है खूनी रविवार वह 1917 को घटी जब मजदूरों के एक दल के जार महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा था। तो जो पहला कथन है वो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये घटना 1905 में हुई थी, ना कि 1917 में। इस घटना की शुरुआत कब हुई थी, 1905 में हुई थी। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है मजदूर कार्य अवधि 8 घंटे
करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार करने का मांग कर रहे थे। तो दूसरा केवल हमारा विकल्प सही है, पहला गलत है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 80, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी? तो डॉप्स योजना जो थी, डॉप्स योजना, ये जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा इसे बनाया गया था। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 आ जाता है हमारा, 81 है, यहाँ से करंट अफेयर शुरू हो रहे हैं। इसमें हम 8 से लेकर के 15 जनवरी के बीच करंट अफेयर कवर किया गया है इसमें एक हफ्ते का। तो इसको हम देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य जो है वो उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। तो इसका ए जो है पहला हमारा सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। कहाँ? उच्च शिक्षा संस्थानों में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 82 नंबर में दे रखा है कि निम्नलिखित में से बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो बायो इमेजिंग बैंक जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य था अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। तो इसका ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? अनुसंधान उद्देश्य के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित करना और साझा करना। हम क्वेश्चन नंबर 83 देख लेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो हम देखेंगे कि यह पूरी तरह से एकीकृत ड्रोन सिस्टम है और जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना। तो कथन एक हमारा जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये गलत हो जाएगा। हमारा दूसरा कथन ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग करता है। तो ये कथन सही है। तो 1-3 जो है हमारा सही है, दूसरा कथन गलत है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि कितने कथन सही हैं? तो हमारे केवल 2 कथन सही हैं और 1 गलत है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्लॉज 2 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। तो ये कथन जो है हमारा सही हो जाएगा। 106 क्लॉज 2 को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है। जी नहीं, एक गैर जमानती है। तो ये कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा केवल एक सही है, तो ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 85 नंबर में निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? भारत किस अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है भारत। तो हमारा विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे हम। 86 में भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में देखना है। तो यह तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो इसको हम देखेंगे कि ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसका उद्देश्य है सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। इसका उद्देश्य यात्रा के दौरान विवरण एकत्र करके इन योजनाओं के संभावित लाभार्थियों का नामांकन करना है। ठीक है, तो इसका कथन जो 2 है जो वो सही हो जाएगा और पहला कथन इसका गलत है। तो हम देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल 2। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा 86 के बाद 87 नंबर है हमारा। इसमें दे रखा है कि भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें पहला कथन क्या हो जाएगा हमारा कि इसमें पहला कथन है हमारा, तो इसमें दे रखा है कि भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में हमें विचार करना है। तो भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदायों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से संख्या से है। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो
इसका तात्पर्य जो है शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की संख्या से नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी संस्था की स्थिति को संदर्भित करता है जिसे भारत के संविधान में परिभाषित धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित तथा प्रतिबंधित किया गया है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा पहला। दूसरा है भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, तो ये गलत हो जाएगा। यदि किसी कॉलेज में अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसकी स्थिति को निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार किया गया है। तो यह यह जिम्मेदारी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की होती है, ना कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा तीनों कथन गलत है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जो है वो देशों के बीच कानूनी विवाद को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है। तो वो कौन सी संस्था होगी? तो ये संस्था कौन सी है? हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मतलब ICJ जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये ऐसी संस्था है जो निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर के बाद हम 89 नंबर देखेंगे। इसमें है 89 नंबर देख रहे हैं हम। विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा, मतलब FDTL का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो FDTL का उद्देश्य है कि चालक दल के सदस्य की ड्यूटी पर रहने के कुल समय को समेकित करने के लिए, जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल हैं। तो इसका विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कौन लिया है? तो शेख हसीना जी ने लिया है लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ। आगे हम देखेंगे इसका 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो डार्क स्काई पार्क का जो खिताब है उसे पेंच टाइगर रिजर्व जो है, पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है डार्क स्काई पार्क का खिताब जो है। आगे हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है हमारा दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है, तो ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है कि अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां देने से रोकता है, जिससे नागरिक की गोपनीयता सुरक्षित होती है। तो इसमें जो है कि संभावित रूप से न्यूनतम जवाबदेही के साथ नागरिक गोपनीयता का उल्लंघन होता है, तो ये सुरक्षित नहीं होती है, गलत हो जाएगा। हम हमारा देखेंगे तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसका विकल्प ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के संदर्भ में। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में हम देखेंगे कि भारत भर में पहला है स्वच्छ सर्वेक्षण। भारत भर में शहरों और कस्बों में स्वच्छता और सफाई स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है, तो हमारा पहला कथन जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में से एक है, तो इसका जो दूसरा कथन है ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कुछ फोकस क्षेत्रों में से एक नहीं है, तो हमारा गलत हो जाएगा ये। तीसरा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण आवास शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA द्वारा कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आयोजित किया जाता है, तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, तो हम देखेंगे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। 1 और 3 विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। हम 95 में दे रखा है कि ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI के संदर्भ में हमें विचार करना है निम्नलिखित कथनों में से कि कौन सा सही है। तो हम देखेंगे कि गठबंधन का लक्ष्य जो है भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है, तो ये सही है। यह डेनमार्क और भारत के बीच का गठबंधन है, ये भी सही है। हरित ईंधन प्रौद्योगिकी पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजना को सुविधाजनक बनाना GFSI में शामिल होगा,
तो ये सही है, इसके प्रमुख क्षेत्र में है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 96 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन हमारा हो जाएगा, पहला कथन है कि इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो दूसरा है कि अच्छा, यहाँ पे दे रखा है कि ये किसी चीज़ के, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन चारों के बारे में किसी एक की व्याख्या है, तो हमें इसको पढ़ के देखना है कि किसके संदर्भ में ये बात कही गई है। तो इसके लिए जो ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, आदर्श विकास तापमान 28 से 30 डिग्री की सीमा के भीतर आता है। इसे तटस्थ पीएच वाली अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। यह हल्की ठंडी को सहन कर सकता है, लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील है। तो इसमें किस ये उपयुक्त जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं, किस फसल के लिए उपयुक्त हैं, तो हम देखेंगे कि यह दाल के लिए उपयुक्त हैं, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आई स्टेम भारतीय विज्ञान आई स्टेम भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधा मानचित्र अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है, तो ये हमारा सही है पहला कथन। दूसरा है कि आईस्टेम जो है, उसके द्वारा शुरू की गई समावेशी परियोजना एक कल्याण पहल है, जो समुदाय सामूहिक गतिविधि संलग्न होते हैं, जो सभी सदस्यों के लिए शरीर और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा केवल पहला कथन सही है, तो विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है। 98 में दे रखा है कि बंगाल की क्वेश्चन नंबर 98 में दे रखा है कि बंगाल की खाड़ी कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो डीप सी प्रोजेक्ट, जो कृष्णा गोदावरी डीप सी प्रोजेक्ट है, ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो यह संचालित किया जा रहा है ओएनजीसी द्वारा, तो ओएनजीसी द्वारा, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वो किया गया है। कब किया गया है? नासिक में किया गया है। तो कहाँ पे? नासिक में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मिलन 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया जाएगा। तो इस प्रकार हमने टेस्ट नंबर 2 के 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगला हम टेस्ट नंबर 3 करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।